हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन शर्मा आईएएस एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं कुछ आपके एडिटोरियल एनालिसिस। और वन विल बी फ्रॉम 25 फेब और एक आपका है 26 फेब का एडिटोरियल। ओके ओके, देखते हैं आज का अपना कुछ एडिटोरियल। इट इज रिगार्डिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर वेस्ट। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे अंडर आवर जीएस2 सिलेबस, टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, हो क्या रहा है कि जो अभी भी चल रहा है आपका रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से ना काफी एक कंडीशन ऑफ आ गई है पेरिल, यानी कि डेंजरस, आउट ऑफ कंट्रोल जिसे हम कह सकते हैं। और ये किसने कहा है मोमेंट ऑफ पेरिल के बारे में? ये कहा है हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है ऐसा। ठीक है ना? सो सी काफी ज्यादा ये जो बात है अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमको डर भी है कि कहीं पे वर्ल्ड वॉर के चांसेस ना हो जाएं, बिकॉज काफी ज्यादा हैविली इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएसए ने ऑन रशिया। सो अब रशिया भी काफी ज्यादा कहें तो हम पैनिक हो रखा है इस टाइम पे, बिकॉज यूक्रेन वॉर उनके लिए भी इजी नहीं है। अंदर जाकर उनको आगे कोई पूरा वो कैप्चर करना यूक्रेन उनके लिए भी आसान नहीं होगा। प्लस उनको वो इकोनॉमिक और झेलने पड़ रहे हैं। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर रशिया एज वेल। अब देखिए, रशिया ने इसकी रिस्पॉन्स में क्या कहा है। रशिया ने ये कहा है कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट थी ये कि दैट द आइडिया रशिया इज टू ब्लेम फॉर द क्राइसिस इन यूक्रेन इज एन इन्वेंशन बाय द वेस्ट। कि रशिया ने ये सारा कुछ किया है, इसकी जो स्टार्टिंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रशिया के ऊपर है। ये जो नैरेटिव है ये बिल्ड कर रहा है वेस्ट, ऐसा क्लेम कर रहे हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। तो यानी कि रशियन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है नेटो कंट्रीज। बेसिकली वो इसलिए कह रहे हैं कि जब हमने आपको कह रखा है कि जितने भी हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो आपका फिनलैंड हो, यूक्रेन हो, जॉर्जिया हो, इनको आप नाटो में शामिल मत करो, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं, नाटो ग्रुप नहीं मान रहा है, इवन यूक्रेन भी नहीं माना। सो रशिया जो है ब्लेम डाल रहा है ऑन वेस्टर्न कंट्रीज। ओके। एंड ऑल्सो पुतिन ने यहाँ पे एक बात और कही है। पुतिन ये कहते हैं कि जो आपकी यूक्रेन की जो डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द 8 years ऑफ जेनोसाइड। यानी कि जो आपके दो एरियाज हैं जो रशिया ने इनिशियली कराए थे, फ्री करवाए थे फ्रॉम यूक्रेन, वहां पे 8 साल तक कहते हैं यूक्रेन ने कराया है जेनोसाइड। बिकॉज काफी रशियन एथनिसिटी लोग रहते थे आपके उन दो प्रोविंस। प्रोविंस कौन से थे वो आपने बेसिकली लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, जिनको फुल इन्वेजन से पहले रशिया ने करा दिया था आजाद। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पुतिन वर्सेस वेस्ट की, तो काफी एक इंटरलेशन है बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज। और काफी वो डिपेंडेंट भी है उनके ऊपर फॉर देयर नेचुरल ऑयल एंड गैस के लिए। बट रिसेंटली क्या हुआ है, जब जर्मन चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है आपके नॉर्ड टू स्ट्रीम प्रोजेक्ट को। देखिए, नॉर्ड टू स्ट्रीम प्रोजेक्ट क्या है? इट इज अ गैस पाइपलाइन बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। ठीक है, इस पाइपलाइन से ये प्लान किया था कि रशिया जो है वो जर्मनी को ऑयल गैस की सप्लाई करेगा। अब देखिए, जो नॉर्थ स्ट्रीम जो है ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पाइपलाइन की जो लेंथ है इट इज नियर अबाउट 1 2 3 4 किलोमीटर, यानी कि 1234 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। और नियर अबाउट कुछ $11 बिलियन की इन्वेस्ट की थी रशिया ने। अब देखिए, इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया, उसको पाइपलाइन को बिल्ड किया, लेकिन अभी जर्मनी क्या कह रहा है कि ओके, अब हम आपसे ऑयल गैस नहीं लेने वाले हैं। ऑब्वियसली जर्मनी क्यों कह रहा है? बिकॉज द प्रेशर फ्रॉम द यूएसए। ओके। एंड ऑल्सो अभी क्या लग चुके हैं, बहुत ज्यादा हैवी टेंशंस लग चुके हैं ऑन मॉस्को, रशिया के ऊपर। तो अभी का रशिया काफी इशू आने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके। सो अब ये लगा दिए हैं किसने किसने? यूरोपियन यूनियन ने भी लगा दिए हैं, प्लस आपका जो यूएसए है उसने भी लगा दिए हैं। ओके। तो देखिए, एक ना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एक आपका एक एक मेथड होता है, उसे हम कहते हैं स्विफ्ट। सपोज करिए कि एक यूट्यूबर है, इट इज इन इंडिया। ओके। और अगर जो इनकी अर्निंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? गूगल की एड से। गूगल कंपनी कहाँ की है? बाहर की है, यूएस की है। तो पेमेंट किस में आती है? डॉलर में आती है। लेकिन रशिया में क्या हो चुका है इस टाइम पे? कोई यूट्यूबर है या जो भी पेमेंट उनकी बाहर से आती है ना, सब हो चुकी है इस टाइम पे ब्लॉक। अगेन,
जो यहाँ की रशियन कॉमन पब्लिक है वो बहुत सफर कर रही है इस वॉर की वजह से. सो हियर कैन रीड कि EU has announced a massive package of sanctions as it comes with the darkest hour in the European since Second World War. तो इतना खराब टाइम यूरोप में कभी भी नहीं आया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, तो 1940s के बाद से हम देख रहे हैं कि वापस से क्लैशेस का जो एक पूरा पूरा एक जो क्लैशेस हैं वो बढ़ रहे हैं मेरे में. ओके, तो ये तो बात हो गई आपके यूएस और यूरोप की. अगर हम पुतिन की बात करें, पुतिन ने दिखाया यहाँ पे एक रिजॉल्व, और वो साफ कह रहे हैं कि आप लोग मुझे जो मर्जी करते रहो, सैंक्शन लगाना है जो मर्जी करो, मैं नहीं रुकने वाला. जो मेरा टारगेट है वो मैं अचीव करके ही रहूंगा. टारगेट क्या था उनका? कि किसी भी हालत में यूक्रेन को रोकना, नेटो को ज्वाइन करना. तो वो उन्हें करके दिखा दिया है. ओके, तो उनका काफी एक एक क्लियर एम है कि मुझे क्या करना है. तो ऑन दी अदर हैंड हम देखें, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, उनकी एक कलेक्टिव वॉइस नहीं आ पा रही है. So here you can read, the West has been incoherent and its response not being able to present a united front. यानी कि एक सुर में बात नहीं कर रहे हैं आपकी. जर्मनी कुछ अलग कह रहा है, फ्रांस अलग कह रहा है, यूएस का अलग नैरेटिव है. तो एक ना इनमें यूनिटी की बहुत कमी हो रखी है. लेकिन ऑन द अदर हैंड रशिया बहुत ज्यादा क्लियर है अपने एम को लेकर. ओके, अब यहाँ पे बात की है ऑथर ने रिगार्डिंग अ लीडरशिप क्राइसिस. देखिए वो क्या कहते हैं, बाइडेन को ना बहुत ही एक वीक प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है. कह रहे हैं कि ना जो लीडरशिप है बाइडेन की, इट इज फाउंडिंग टू बी अ वांटिंग, यानी कि वीक, बहुत ज्यादा लैग करते हैं. देखिए बाइडेन की प्रॉब्लम क्या है कि ना वो डिसीजन बहुत लेट लेते हैं, टाइम पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. एंड ऑल्सो उनकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ी सी वीक पर्सनैलिटी है उनकी. अगर हम बात करें जैसे कि जब रशिया ने डिक्लेयर किया कि ओके, अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा तो वी विल अटैक, तो बाइडेन ने पहले डिक्लेयर कर दिया ओके, अगर आप अटैक करोगे यूएसए बीच में नहीं आएगा. अगर वो चाहते तो उनको ये बोलने की जरूरत नहीं थी. लेकिन अगेन उनकी जो पर्सनैलिटी है काफी डिफरेंट है, अलग से है, और कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी को लेके भी. ओके, एंड ऑल्सो अगर हम जर्मनी की बात करें, देखिए जर्मनी ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन रशिया फॉर देयर नेचुरल ऑयल एंड गैस. अभी यूएस के प्रेशर में आके जर्मनी ने कह दिया कि ठीक है, जो आपकी नॉर्थ गैस पाइपलाइन थी उसको हम नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे. लेकिन जब नेटो ने क्या किया, कुछ जो वेपन्स थे, जर्मन वेपन्स, वो जब शिपमेंट करी टू यूक्रेन, तो जर्मनी भी ना उसके लिए कुछ रेडी था नहीं. ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, जर्मनी हैज बीन रिलक्टेंट टू अलाउ नेटो एलाइज टू शिप जर्मन ओरिजिन वेपन टू यूक्रेन. तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है ओपिनियन का, एक यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी है आपके कंट्रीज में. देखिए अगर हम ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प ये कहा करते थे कि नेटो को मैं क्यों फंड कर रहा हूँ. अगर अब टाइम आ गया है कि जो आपकी यूरोपियन कंट्री है वो अपनी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ना कि डिपेंड रहें यूएसए के ऊपर. अब यही सेम नैरेटिव कौन कह रहे हैं? आपके फ्रेंच के प्रेसिडेंट भी, इमैनुअल मैक्रोन भी. वो ये कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, जो आपका यूरोपियन यूनियन है वो हो जाए इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूएसए, अपनी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले. अब क्लियर. एंड ऑल्सो यहाँ पे और एक बात और कहते हैं कि जो बाइडेन है वो जो एक ट्रांस अटलांटिक एंगेजमेंट था, जहां पे उनका कलेक्टिव होता, कलेक्टिव वॉइस होती, उसको ये बिल्ड करने में हुए हैं फेल. उसको अचीव वो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ लग रहा है इस टाइम पे हमको पूरा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक. ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग एनर्जी फैक्टर. देखिए यहाँ पे कुछ आपके नंबर्स दे रखे हैं कि जो आपका यूरोपियन यूनियन है वो इंपोर्ट करता है अपनी रिक्वायरमेंट का 39% ऑफ इट्स टोटल गैस इंपोर्ट एंड 30% ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया. तो यानी कि पूरा पूरा यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर फॉर देयर नेचुरल गैस एंड ऑयल. 39% आती है वहां से गैस, एंड 30% आता है ऑयल फ्रॉम रशिया टू यूरोपियन यूनियन. अगर हम बात करें सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, तो वो तो क्या है, पूरे के पूरे 100% डिपेंडेंट है ऑन रशिया फॉर नेचुरल गैस. ओके, अब देखिए रशिया को पता है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड है ऑन रशिया. दिस इज द रीजन पुतिन साफ कहते हैं कि ठीक है, तुमको सैंक्शन लगाने हैं लगाओ, बट मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि उनको ये पता है फ्यूचर में कि अगर ये लोग मुझसे ट्रेड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन्हें खुद को आने वाली है. इस टाइम पे तो यूएसए कह रहा है कि आप रशिया से अपना जो नेचुरल ऑयल गैस है वो मत लीजिए.
लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव उनको बहुत मुश्किल पड़ेगा। ऑब्वियसली यूएसए भी प्रोड्यूसर है, यूएसए कह रहा है कि आप हमसे ले लीजिए, बट रशिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत पास है यूरोप से एज कम्पेयर टू यूएसए। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में भी उनके लिए बेनिफिशियल है ट्रेड करना फ्रॉम रशिया। ओके, सो एज जो ऑथर कहते हैं कि पुतिन क्या है इस टाइम पे रेडी हैं कोई भी स्ट्रेटेजिक रिस्क लेने के लिए, बिकॉज ही नो कि जो लगाम है वो इस टाइम उनके हाथ में है, जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड ऑब्वियसली ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो कि ये एक नेचर है आपके किसका, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का, यानी कि यूएसए वर्सेस रशिया का, जिसमें क्या होता है जो आपके स्मॉल एंड वीक कंट्रीज होती हैं जस्ट एज यूक्रेन, इनको अपनी वो होती ना स्ट्रगल करनी पड़ती है फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ओके, तो देखिए अभी हो क्या रहा है, जो राइवलरी है वो है बिटवीन रशिया एंड यूएसए, लेकिन उसमें पीस कौन रहा है, स्मॉल कंट्री लाइक यूक्रेन। और ऑन द अदर हैंड यूक्रेन की हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा है इस टाइम पे। ऑब्वियसली जो यूरोपियन यूनियन है उनको हथियार दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, यूएसए भी मॉनिटरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगेन ग्राउंड पे सोल्जर्स कोई भी नहीं लेके आने वाला। ओके, तो इंडियन किस कौन रहा है, यूक्रेन, वही कर रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा सफर। ओके, तो और अगर यहाँ पे कुछ बात करी है ऑथर ने रिगार्डिंग चाइना, देखिए चाइना की उन्होंने क्या बात करी है यहाँ पे, वो ये कहते हैं कि जो बाइडेन का नैरेटिव था कि ठीक है मुझको अफगानिस्तान से बाहर निकलना है, मैं वहां पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, because अब तो मेरा एम क्या है, सारा का सारा इंडो पैसिफिक के ऊपर है। लेकिन जब से ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक के ऊपर ध्यान उनका उतना नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अब उनका फोकस सारा कहाँ पे हो चुका है, यूरोप के ऊपर। ठीक ना, तो यूरोप एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, वहां पे ऐसे डिस्टर्बेंस होना किसने इमेजिन नहीं किया था। अगर हम एशिया की बात करें तो सीरिया में, अफगानिस्तान में, इराक में ये सब होना, ऑल्दो नहीं होना चाहिए वहां पे भी, बट उसको हम देखना नॉर्मल लेते हैं कि ठीक है ये थोड़ी सी गरीब कंट्री है, कोई इशू नहीं है। बट यूरोप में एक डेवलप कंट्री में ऐसा होना, सो है कुछ नहीं, सिर्फ एक कंट्री की ईगो है जो बीच में आ रखी है। और हम कहते हैं कि हम डेवलप हो चुके हैं, इतने मेच्योर हो चुके हैं, अब उनको आ गया है पीछे रहना, बट नहीं, कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की जो ईगो आती है वो बीच में आ ही रही है। और ऑब्वियसली कंट्री की भी ह्यूमन बीइंग से बनी होती है, तो कंट्री की भी ईगो बीच में आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा इशू हो रहा है क्रिएट आपका। तो यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि जो यूएसए है वो इंडो पैसिफिक का फोकस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इश्यूज इन वेस्ट, यानी कि यूरोप में आपके। ओके, एंड यू नो वेस्ट भी ना यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन लग रहा है कि वो अभी करने वाले हैं एक गिव अप। तो इवन वो पूरी फाइट लड़ नहीं पा रहे हैं, वो पहले लग रहा है कि वो गिव अप करने वाले हैं इन फ्रंट ऑफ रशिया, बिकॉज रशिया एक बहुत ही ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है उनके बॉर्डर के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे ऑथर एक बात और कहते हैं कि लास्ट वीक ही साल था आपका 1972, जब क्या हुआ था, आपका यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने हाथ मिलाया था, एग्रीमेंट किया था, क्लोज आए थे उनके चाइनीज काउंटर पार्ट से, जो इनलाइन से। ठीक है, 1970s वो टाइम है जब इंडिया थोड़ा सा तो रशिया था, तो चाइना और था, तो यूएसए था। आपको याद होगा लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, वहां पे क्या हुआ था, रशिया ने हमारी हेल्प की थी टू ब्रेक पाकिस्तान। ऑन द अदर हैंड जो यूएसए था उसने तो हमको ब्लॉक किया था, वो तो हमको रोक रहे थे, इवन वो थे इन द साइड ऑफ पाकिस्तान। तो 70 टाइम अलग था, उस टाइम पे यूएसए, पाकिस्तान, चाइना ये एक ब्लॉक में थे। ऑन द अदर हैंड इंडिया रशिया टोटली डिफरेंट ब्लॉक में आते थे आपके। ओके, सो सी कहीं ना कहीं इस समय क्या दिख रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो काफी चेंज हो रहा है, और और इस सब से आपका क्या था, जो बैलेंस ऑफ पावर था काफी शिफ्ट हुआ। किससे हम बात कर रहे हैं, जो आपका 1970s में हाथ मिलाया था यूएस और चाइना ने, उसकी वजह से देखो हुआ क्या, दोनों को फायदा कैसे हुआ, यूएस चाइना आपस में क्लोज आ गए। ओके, अब हुआ क्या कि ना चाइना ने इससे इकोनॉमिक गेन काफी लिया। जितनी भी बड़ी बड़ी यूएस की कंपनी थी सबके आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे वो कहाँ पे मिलते हैं हमको, चाइना के अंदर। तो चाइना इससे बन गया एक बहुत ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक पावर।
ऑल्दो अब चाइना खड़ा होता है अगेंस्ट यूएसए, अब वो प्रो रशिया हो चुका है, बट 70s टाइम बहुत ज्यादा अलग था। उस टाइम पे चाइना यूएसए एक हो गए थे, और यूएसए की हेल्प से चाइना आज है एक वर्ल्ड का ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो चाइना की जो असिस्टेंस मिली थी यूएसए को, उसकी वजह से यूएसए ने जीता कोल्ड वॉर। और कैसे जीता है उसको? बाय ब्रेकिंग यूएसएसआर। ठीक है, तो ये पूरा एक बैकग्राउंड था आपका कि इस टाइम पे क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बेस फैक्टर हैं, यूरोप में इस टाइम पे क्या हो रहा है, बाइडेन की पॉलिसी क्या है, यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी क्या है, और कैसे इस सारे इशू की वजह से जो बाइडेन क्लेम करते हैं कि ओके नाम ऑफ फोकस विल बी ऑन इंडो पैसिफिक, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? ओके, अब देखते हैं हम आपका हमारा सेकंड एडिटोरियल। ये है बाय द हेडिंग इनसफिशिएंटली ग्रीन। अब देखिए इसको हम कवर कहाँ रखेंगे अपने टॉपिक GS3 अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो आया है आपका इस साल का बजट, वहां पे बजट में इकोलॉजी की कोई उतनी बात नहीं हो पाई है। यानी कि गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को लेके उतने स्टेप्स नहीं लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस कहाँ पे रहा है? ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा ऑथर क्लेम कर रहे हैं। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि ना इस साल के बजट में टोटली एब्सेंट थे वर्ड्स लाइक नेचर, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन। तो ये सारे वर्ड्स गायब थे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्पीच। ओके, ऑल दो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ बात कही है रिगार्डिंग क्लाइमेट एक्शन की, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना। ओके ना, ऑल दो हम बात कर रहे हैं जीरो एमिशन की भी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया क्या बन जाएगा इन द ईयर 27 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर। ओके, ये गवर्नमेंट हमारी क्लेम कर रही है, बट अगेन जो कंजर्वेशन की बात यहाँ पे होनी चाहिए इन्वायरमेंट को लेके, वो उतनी नहीं हो पाई है। ठीक है, सी अगर मैं आपको बात कहूँ तो ना ये काफी हमेशा एक रहता है इशू कि कंट्री किस पे फोकस करे, इन्वायरमेंट पे करे या फिर आपके करे ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए अगर आपके हाईवेज बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, नए नए बनेंगे, आपके प्रोजेक्ट बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉरेस्ट एरिया है, जो आपका लैंड एरिया है, वो क्या होता है? कम होता रहता है। इवन जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, उत्तराखंड में जो आपको बन रहा है चार धाम प्रोजेक्ट, उसको लेके किसी एक एनजीओ ने, जो इन्वायरमेंट के एनजीओ था, उन्हें डाल दिया PL आपके कोर्ट के अंदर। तो गवर्नमेंट को पूरा बताना पड़ा कि ओके फाइन, हम इतनी रोड्स क्यों बना रहे हैं। वो कह रहे थे कि आप पेड़ कटेंगे इसको लेके अगर हाईवे यहाँ बनता है। तो गवर्नमेंट को ये तो कहना पड़ा, सर देखिए उत्तराखंड के बॉर्डर पे चाइना लगता है, चाइना से अगर हमको आर्मी को वहां पे करना है रिलोकेट, तो हमको अच्छी रोड चाहिए ताकि विद इन टाइम हम अपने ट्रूप्स वहां पे ले आ सके। और देखिए बड़ी हंसी की बात है कि गवर्नमेंट को ये तो बताना पड़ा कि सर ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका साइज कितना है, कितने वो ट्रक्स में आएगी, हमें कितनी स्टोरी रोड चाहिए। ठीक, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंट्री के लिए हार्मफुल भी है एक तरह से। बट अगेन ये एक डिबेट रहेगी कि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट को लेके, तो उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे आर्टिकल भी है। ओके, सो ऑथर यहाँ पे क्या कहते हैं कि काफी ज्यादा एक मैसिव एलोकेशन हुआ है इस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके। ऑब्वियसली अगर ये होगा तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वायरमेंट पे होंगे काफी नेगेटिव। क्लियर? नाउ अब देखो ऑथर ये कह रहे हैं कि ना गवर्नमेंट के इस प्लान में हमें क्या लगा है, काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन। तो कैसे लगा है कि एक तो आप बात कर रहे हो क्लाइमेट एक्शन के लेके कि ठीक है हम बनेंगे नेट जीरो, ऑन द अदर हैंड आप इतना ज्यादा मैसिव कर रहे हो एलोकेशन फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये दोनों चीजें साथ साथ लेके चलना इवन बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी। ओके, सो ऑथर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की अप्रोच है रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको ये जो बजट है वो अचीव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हम लोग। ओके, ओके, तो यहाँ कुछ बात की है रिगार्डिंग नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सी काफी गवर्नमेंट ने इस टाइम बजट में कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें वो प्रमोट कर रहे हैं हमारी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को, एंड ऑल्सो प्रमोटिंग मिलेट्स, यानी कि आपका ज्वार, रागी, जो काफी न्यूट्रिशन होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो आपके राइस एंड व्हीट हैं वो ज्यादा न्यूट्रिशन हमको नहीं देते हैं एज कम्पेयर टू योर मिलेट्स। ओके,
बट यहाँ पे डर क्या है अभी कि जो आपकी बिग कॉर्पोरेशन है कहीं वो पूरा का पूरा कैप्चर ना कर ले जो बन रहा है इंडिया में ऑर्गेनिक स्पेस। ठीक है, तो अब तो हमको ये प्रिवेंट करना है कि जो बड़े कॉर्पोरेशन है वो कहना कि इसको ऑक्यूपाई ना कर ले। एंड ऑल्सो और तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट मिसिंग है फोकस ऑफ रेनफेड फार्मिंग। सी इंडिया में इस टाइम पे काफी इशू है आपके इरिगेशन का, हर जगह पे हमारे ट्यूबवेल एंड कैनाल्स हमारे बिल्ड नहीं हो पाई है। तो जो फार्मर्स है डिपेंड किसके ऊपर है, हमारे रेन वाटर के ऊपर। ठीक है, जो रेनफेड फार्मिंग है उसके ऊपर इस बेल्ट में बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई है। ऑल्दो हमारे 60% फार्मर्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, हमारी रेनफेड फार्मिंग के ऊपर। ठीक है ना, तो देखिए हमें बात क्या कर रहे हैं कि ना ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, एग्रीकल्चर में यूज उगाइए आपके मिलेट्स, जितना आप ये प्रोड्यूस करोगे। अब ये आपकी मिलेट्स ऐसी चीजें हैं जो आपकी कम पानी में आराम से हो जाती हैं। क्लियर। ऑन दी मैं बात करूं जो आपके राइस वगैरह है वहां पे हमको बहुत ज्यादा पानी हमको लगता है हमको उगाने के लिए। ओके, तो होते हैं हम यही कह रहे हैं कि इट इज इकोलॉजिकली मोर सस्टेनेबल एंड आर्टिफिशियली इरिगेटेड एग्रीकल्चर। अब अगर हम यहाँ पे जो वर्ड है आर्टिफिशियली इरिगेटेड एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपके राइस की। ओके, मेरी गवर्नमेंट यहाँ पे यही कह रही है कि राइस जो क्या है हमको ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं देता, ऑल्सो हाँ हमारा बहुत ज्यादा पानी यूज हो रहा है, तो क्यों ना आप राइस का प्रोडक्शन कर दो लो। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपकी मिलेट्स हैं जो क्या है कम पानी में हो जाते हैं प्लस काफी ज्यादा है न्यूट्रिशियस, इनका प्रोडक्शन कर दो हाई। बट अगेन इट विल टेक टाइम, इतने नहीं होने वाला अभी। ओके, अब यहाँ पे कुछ बात करिए रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के बारे में। अब देखो गवर्नमेंट ने काफी हमें बात कही है कि हम लगाएंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट। बट अगेन उसका कहीं ना कहीं काफी इम्पैक्ट होगा आपके लॉजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, एंड अब देखिए जैसे जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको बहुत जरूरी भी है डेवलप करना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ स्मॉल टाउन, वो हमें नीड भी है। लेकिन उसको बैलेंस कर पाना अगेन एक बहुत बड़ी जल्दी होती है किसी कंट्री के लिए जो हम इस टाइम फेस कर रहे हैं। हमको डेवलप भी करना है प्लस हमको करना है अपना एनवायरमेंट भी कंजर्व, तो ये बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया कि ओके वी विल बिल्ड 25,000 किलोमीटर हाईवेज। अब अगर 25,000 किलोमीटर के नए आपके हाईवेज बनेंगे तो अगेन डर किसका है कि बहुत ज्यादा आपका फ्रेगमेंट होएगा आपके फॉरेस्ट लैंड, वेटलैंड, माउंटेन्स, ग्रास लैंड, एरियल लैंड, इन सब पे भी क्या होने वाला है अभी ऑक्यूपेशन। ऑब्वियसली जमीन देखिए उतनी है, वो तो बढ़ने नहीं वाली। जितना तक गवर्नमेंट अपना बढ़ाएगी मेजर तो कहने का जो ये हमारा जो ये इकोलॉजिकली जो हमारी जो बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये क्या होंगे आपके वैनिश धीरे धीरे। और औथे यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका एक शिफ्ट आना चाहिए था टुवर्ड्स अ डिसेंट्रलाइज एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को लेके, वो कहने के यहाँ पे क्या है मिसिंग है। तो औथे यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बात करती है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिंपली होता क्या है कि आपको डेवलपमेंट भी करना है प्लस आपको बचाना है अपना इन्वायरमेंट भी, दोनों को आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, उसे हम कहते हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो हो रहा है टोटली फेल्ड एज पर ऑथर। आई होप आपको दोनों हमारे आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहले हमने बात की थी कि क्या बन रखा है इस टाइम जियोपॉलिटिकल सीक्वेंस रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन, यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया। ओके, और सेकंड हमने बातें करी है कि क्या इस टाइम पे इशू आ रखा है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। तो आई होप अभी और अपनी तरफ से पढ़िएगा और कुछ पॉइंट्स और ऐड कीजिएगा और इस तरह हम इसको करेंगे कंटिन्यू। अभी के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।